ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मॉलिक्यूलर जोन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर से। तो सॉल्यूशन हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। सॉल्यूशन मीन्स ट्रू सॉल्यूशन। सो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कॉम्पोनेंट्स। मिनिमम 2 कॉम्पोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं एक सोल्यूशन को बनाने के लिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ 2 कॉम्पोनेंट वाले सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर 2 और मोर कॉम्पोनेंट्स which are uniformly mixed या हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कॉम्पोनेंट हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है कि अगर मैंने ए और बी, सपोज मेरे पास 2 कॉम्पोनेंट हैं एक सोल्यूशन के, एक ए कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट, और मैंने एक बीकर ले लिया, उसके अंदर ए और बी को दोनों को मिक्स किया है। तो मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन का कंपोजिशन हर जगह इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने शुगर सोल्यूशन बनाया तो ए मेरा शुगर कंपोनेंट हो गया, बी मेरा वाटर कंपोनेंट हो गया। दोनों को मिक्स करने के बाद जो शुगर सोल्यूशन बना वो हर जगह इक्वल टेस्ट करना चाहिए, हर सिप उसकी इक्वली मीठी लगनी चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक ट्रू सोल्यूशन है। अगर नहीं लग रही है तो इट मीन्स दैट इज़ नॉट अ ट्रू सोल्यूशन। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि सोल्यूशन क्या होता है। अब सोल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं। एक सोल्यूशन के अंदर कितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, बट इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सोल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिस बाइनरी, बाई मीन्स 2, तो यहाँ पर हमें ऐसे सॉल्यूशंस पढ़ने हैं जिनके सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? पहला कंपोनेंट होता है सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। अब एक सॉल्यूशन के अंदर हमारे 2 कंपोनेंट जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसको डिफ्रेंशिएट करना कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि अगर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया और उसमें मैंने 2 कंपोनेंट डाल दिए तो मुझे कैसे पता कि कौन सा वाला कंपोनेंट सॉल्यूट है, कौन सा वाला कंपोनेंट सॉल्वेंट है। तो उसके लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट will be your solute, and the component which is present in large amount, जो component प्रेजेंट है लार्ज अमाउंट के अंदर, ज़्यादा बड़े अमाउंट के अंदर, उसको हम बोलेंगे दैट विल बी आर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल आई डिज़ोल्व 20 ग्राम, एक मैंने वेजल ले लिया, उसके अंदर मैं 20 ग्राम चीनी मिला रही हूँ, किसके अंदर? प्लस 100 ग्राम पानी के अंदर। तो 100 ग्राम पानी एक मेरा कंपोनेंट है, शुगर एक कंपोनेंट है, मिलाने के बाद शुगर सोल्यूशन बन गया। तो कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है? पानी, और शुगर कम है, तो शुगर विल बी योर सोल्यूट और पानी विल बी योर सॉल्वेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम रब कर देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करेंगे कि अगर मेरे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कई बार ऐसा होता है कि सॉल्यूट, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही इक्वल अमाउंट में हो जाए, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सॉल्वेंट कम अमाउंट में है और सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में है। तो ऐसे केस में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है? तो हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसके डिफ्रेंशिएशन के लिए कि सॉल्यूट विल बी दैट कॉम्पोनेंट विच इज़ गेटिंग डिजॉल्व। विच इज़ गेटिंग डिजॉल्व मतलब जिसको डिजॉल्व किया जा रहा है, विच इज़ गेटिंग डिजॉल्व। सेकेंड है जो कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के अंदर डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस हो रहा है, इट इज दैट कंपोनेंट इन विच डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। तो वो कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट होगा। तो मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इन दोनों डिफरेंसेस से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लास्ट एक नोट पॉइंट आता है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जहाँ पे हमें नहीं पता चल पा रहा कि भाई हम किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, किसके अंदर डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस हो रहा है, मतलब इन दोनों पॉइंट से हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं या हमें कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो हम लास्ट एक नोट पॉइंट पढ़ेंगे कि हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन की फ़िज़िकल स्टेट को चेक करना है। अगर इस सॉल्यूशन की फ़िज़िकल स्टेट सपोज़ लिक्विड है
तो मेरा जो सॉल्वेंट होगा ना इस सोल्यूशन के अंदर वो भी लिक्विड होगा। अगर इस सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो जो मेरा सॉल्वेंट होगा वो भी सॉलिड होगा। अगर इसकी फिजिकल स्टेट सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट गैस है तो मेरा सॉल्वेंट भी गैस होगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो नोट पॉइंट में हम लिखेंगे कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज मैचेस, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट always matches with the physical state of solution। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल से लेके मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर मैं एक टेम्पलेट ऐड कर लेती हूँ। मैंने एक ब्लैंक टेम्पलेट ऐड कर ली। अब मैं एग्जांपल से समझाना चाह रही हूँ इस नोट पॉइंट का क्या मतलब है। इस नोट पॉइंट का मतलब है कि सपोज़ मैंने क्या करा, एक कंटेनर के अंदर मैंने शुगर ले रखी थी, एक कंटेनर के अंदर मैंने वाटर ले रखा था। अब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैंने शुगर सॉल्यूशन बना दिया। अब मुझे नहीं पता जी कि कौन सा वाला सॉल्यूट है, कौन सा वाला सॉल्वेंट है। मुझे इतना पता है कि जो शुगर था ये सॉलिड स्टेट के अंदर था, इसकी स्टेट सॉलिड थी, जो वाटर था वो लिक्विड था। तो अब मैं क्या करूँगी, एक्चुअली पता लगाने के लिए कि एग्जैक्टली मेरा कौन सा सॉल्यूट कौन सा सॉल्वेंट होगा, तो मैं देखूँगी सॉल्यूशन बनने के बाद कौन सी फिजिकल स्टेट में है। इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। तो मैंने नोट पॉइंट के अंदर क्या पढ़ा, नोट पॉइंट में मैंने यही पढ़ा है कि जो मेरा फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वो मैच करेगी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के साथ। तो मैं यही चीज़ देखूंगी, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है। तो मेरे इन दोनों कंपोनेंट में से किस वाले कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इसकी लिक्विड है। तो ये मेरा हो जाएगा सॉल्वेंट और दूसरा वाला हो जाएगा सॉल्यूट। ये हो जाएगा सॉल्यूट। तो आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। जो हमने अभी लास्ट नोट पॉइंट पढ़ा है ना, इसी के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस पढ़ते हैं। सोल्यूशन को हम 3 टाइप में क्लासीफाई कर देते हैं। पहला होता है सॉलिड सोल्यूशंस, दूसरा होता है हमारा टाइप ऑफ सोल्यूशन लिक्विड सोल्यूशंस, और थर्ड टाइप होता है हमारा गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशंस वो सारे सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर सॉल्वेंट जो है हमारा वो हमेशा सॉल्वेंट ऑलवेज सॉलिड हो। लिक्विड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड हो। गैसियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर सॉल्वेंट हमेशा गैस हो। अब जो ये चीज़ हमने पढ़ी है इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की बात की है, क्योंकि मैंने नोट पॉइंट के अंदर क्या पढ़ा था कि जो फिज़िकल स्टेट है, जो फिज़िकल स्टेट है आपके सॉल्वेंट की वो मैच करती है फिज़िकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूट की मैच नहीं करती। तो जब सॉल्वेंट की मैच करती है तो सॉल्वेंट की फिज़िकल स्टेट के डिपेंडेंट ही मैंने 3 टाइप के सोल्यूशन पढ़ लिए, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिनके अंदर सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड हो। यहाँ पर सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए, सॉल्यूट आपका तीनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सिमिलरली गैसियस सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्वेंट गैस होना चाहिए, सॉल्यूट तीनों स्टेट में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आपकी एनसीईआरटी के अंदर ना एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन के एग्जाम्पल। जैसे यहाँ गैसियस सोल्यूशन है, तो गैसियस सोल्यूशन के अंदर देखो 3 टाइप दे रखे हैं। तीनों टाइप में आपका सॉल्वेंट हमेशा गैस रहेगा। सॉल्यूट आपका गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। अगर सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है तो उसका एक एग्जाम्पल क्या है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन आपका सॉल्वेंट हो जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में है, हाइड्रोजन आपका सॉल्यूट हो जाएगा वो कम अमाउंट में है। सिमिलरली ऐसा नेक्स्ट गैसियस सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट लिक्विड है,
और सॉल्वेंट तो गैस है ही, तो एयर कंटेनिंग मॉइस्चर, जब मॉइस्चर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर डेवलप हो जाता है, वाटर वेपर्स जब प्रेजेंट होते हैं ह्यूमिडिटी वाले दिनों में, तो उसके केस में जो एयर है उस एयर को हम एग्जांपल बोल सकते हैं कि जिस ऐसा गैशियस सोल्यूशन का एग्जांपल है जिसमें सॉल्यूट आपका लिक्विड है। सॉलिड अगर सॉल्यूट हो जाए तो इट मीन्स कि जब हमने फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस में कैम्फर मिला दिया, यहाँ हम एक सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हैं, एयर के अंदर जब डस्ट पार्टिकल्स घुस जाते हैं, स्मोक पार्टिकल्स घुस जाते हैं, तो वो स्मोक पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल क्या है, सॉलिड ही तो है, और वो कम अमाउंट में है और एयर हमारी ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो भी एक एग्जांपल हो सकता है सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ गैशियस सॉल्यूशन का। सेकंड है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट आपका लिक्विड रहेगा, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। अगर सॉल्यूट गैस है तो फॉर एग्जांपल जैसे कि CO2 को मैंने वाटर के अंदर डाल दिया, तो वाटर आपका सॉल्वेंट है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा और वो लिक्विड है। और गैस को मैं कुछ भी ले सकती हूँ, CO2, और मैं ऐसे भी कह सकती हूँ सी वाटर के अंदर जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे इनहेल करते हैं, उस वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस मिली हुई होती है, तो ऑक्सीजन गैस इन वाटर, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सोल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज गैस एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड। सेकेंड इज लिक्विड लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन, ये तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, वाटर और इथेनॉल को मिला दो, वाटर और एसीटोन को मिला दो, इथेनॉल एसीटोन को मिला दो, डिफरेंट डिफरेंट हमने मिला दिए, बस हमें ये ध्यान रखना है एक का अमाउंट हमारा कम होना चाहिए, एक का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, तो एक सॉल्यूट हो जाएगा, एक सॉल्वेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड शुगर सोल्यूशन में जब से आपको एग्जांपल देती आ रही हूँ, तो इसमें सॉल्यूट आपका सॉलिड हो जाएगा, सॉल्वेंट लिक्विड हो जाएगा। सॉलिड सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होता है, सॉल्यूट गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल्स हैं, आप ये देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next topic, that is very important topic and that we have already studied, this topic we have already studied in class 11, that is concentration terms. So before starting concentration term, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि concentration होती क्या है। concentration का मतलब होता है कि how much amount, मैंने कितना amount of solute, how much amount of solute is dissolved in a specific amount of सॉल्वेंट। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, स्पेसिफिक अमाउंट हम 100 ml ले सकते हैं, 1000 ml ले सकते हैं, 1 लीटर ले सकते हैं, 1 kg ले सकते हैं, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मेरा कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मैं नॉर्मल घर में लेमन वाटर बनाऊँ, तो लेमन वाटर बनाने में क्या है, आज अगर मैं लेमन वाटर बनाऊँगी तो सपोज़ मैंने लेमन वाटर के अंदर 2 चम्मच शुगर डाल दी, तो भी लेमन वाटर बनेगा, और एक नींबू डाल दिया, एक लेमन डाल दिया। अगर मैं लेमन वाटर के अंदर 4 चम्मच शुगर डाल दूं और 2 लेमन डाल दूं, तब भी मेरा लेमन वाटर बनेगा। पर लेकिन कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। कैसे पता चलेगा, टेस्ट करके पता चल जाएगा। पर हमारी लेबोरेटरी के अंदर इतने सारे केमिकल्स हैं जिनको हम टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़नी पड़ती हैं, जो कि हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज टर्म से। तो पहला हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट। हम एक सोल्यूशन के अंदर दोनों कंपोनेंट में से किसी की भी मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो जिसका भी हम मास बाय मास परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका मास न्यूमरेटर में रखेंगे, नीचे रखेंगे टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, और परसेंटेज टर्म है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सिमिलरली ये हम किस तरह के सोल्यूशन के लिए निकालेंगे, ये वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन के बारे में निकालेंगे, क्योंकि मास बाय मास है, तो हमारे दोनों कंपोनेंट का मास हमने लिया है, तो हमारे दोनों कंपोनेंट सॉलिड होंगे तभी तो मास आएगा, लिक्विड में तो वॉल्यूम आता है। तो ये ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जो कि सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशंस है। सेकेंड टाइप हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ते हैं, जिसमें एज द नेम इंडिकेट्स मास बाय वॉल्यूम, तो न्यूमरेटर में मास आएगा, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम है, मतलब कि सोल्यूशन अगर लिक्विड में है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड में होगा, तो ये मास ऑफ कंपोनेंट किसका होगा, सोल्यूट का होगा। तो ये किस टाइप का सोल्यूशन है, ये है सॉलिड इन लिक्विड टाइप का, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, परसेंटेज टर्म है तो इसको परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड आता है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसके अंदर आपका
ऊपर न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाहते हैं, और डिवाइडेड बाय होगा वॉल्यूम ऑफ टोटल सोल्यूशन। इसमें किस तरह के सोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। तो ये तीनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गई जो हमने पहले भी पढ़ी है। नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है दैट इज़ मोलैरिटी। ये भी आप 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो, अगेन रिपीटेड है यहाँ पर, तो मैं अच्छे से समझा रही हूँ। मोलैरिटी होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय, और नंबर ऑफ मोल्स किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है इन लीटर्स। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका मिलीलीटर के अंदर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, हमें इसको या तो लीटर में कन्वर्ट करके हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, और या फिर हमने क्या करना है, हमें दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर के अंदर है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब जो ये मोलैरिटी है ना, इस मोलैरिटी की एक डिसएडवांटेज है, इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम यूज़ तो कर लें पर इसकी एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब है कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूँगी तो मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम है, लिक्विड है, तो टेम्परेचर चेंज करने पे वॉल्यूम तो चेंज होगा, और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो इसको रूम टेम्परेचर पर हम ही यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी रिएक्शन में हमें हीटिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसमें हम कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में नहीं लेंगे। ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अगर ये नहीं लेंगे तो कौन सी टर्म लेंगे, चलिए नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं जिसमें हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी ना हो। तो नेक्स्ट टर्म इज 5th कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी में बस इतना ही फ़र्क होता है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है और मोलैलिटी के अंदर डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और ऊपर सेम रहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो अगर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है तो इसी फॉर्मूले से हम मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे, और अगर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट केजी के अंदर नहीं दे रखा, ग्राम्स के अंदर दे रखा है, तो सेम हम जैसे हमने मोलैलिटी के अंदर 1000 से मल्टीप्लाई किया ना, वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और अगर मास ऑफ सॉल्वेंट आपका ग्राम्स के अंदर दे रखा है तो आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम तो मल्टीप्लाई बाय 1000, दोनों फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारे पास एक बेसिक चीज़ आती है मोलैरिटी, मोलैलिटी दोनों के अंदर नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व है, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स है और यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं जी, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं n इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब गिवन मास क्या है, मोलर मास क्या है, गिवन मास तो जो मास हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो, कि सपोज मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह से लिख दी कि 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो जो 20 ग्राम और 100 ग्राम है ना, ये गिवन मास है दोनों कंपोनेंट के। मोलर मास क्या है, मोलर मास होता है एक मोल का मास जो हमें फाइंड आउट करना होता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पर, एक सिंपल क्वेश्चन, यही जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ लिख देती हूँ कि 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमसे कहा है फाइंड द मोलैलिटी, मोलैलिटी फाइंड करिए जी। तो मोलैलिटी फाइंड आउट, पहले ही आपने क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को अप्रोच करना है आपको, सबसे पहले लिखो आंसर में जो आपको गिवन है। ये क्या गिवन है, 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। आपको यहाँ दो चीज़ याद रखनी है, एक सॉल्यूशन के अंदर आपके दो कंपोनेंट होंगे ए और बी। ए को हमेशा हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्वेंट के लिए और बी को हमेशा हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूट के लिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है हमेशा। अब एक और चीज़ याद रखनी है, W और M। W को हमेशा हम यूज़ करेंगे गिवन मास के लिए और कैपिटल M को हमेशा हम यूज़ करेंगे मोलर मास के लिए।
ठीक है। तो अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मोलालिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलालिटी का मैं फॉर्मूला लिखूंगी और मैं फिर उस फॉर्मूले के अंदर देखूंगी क्या मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है और क्या मेरे को फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है जी। अब मास ऑफ सॉल्वेंट तो आपको गिवन है, ये जो पूरा एक क्वेश्चन दे रखा है 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये ज़्यादा अमाउंट में है तो ये सॉल्वेंट हो गया, ये कम अमाउंट में है तो ये सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्वेंट का मास तो हमें दे रखा है, तो सॉल्वेंट का मास तो मैं नीचे रख दूंगी, दैट इज 100 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरे को निकालनी है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास को रिप्रेजेंट करूंगी W से। किसका गिवन मास है, सॉल्यूट का गिवन मास है, तो WB डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास को रिप्रेजेंट करूंगी M से। किसका मोलर मास है, सॉल्यूट का मोलर मास है। और ये नीचे जो ये हमने मास रखा है सॉल्वेंट का, ये ग्राम में है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा WB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाई बाय 100, ये आया। अब WB भी मुझे गिवन है, WB क्या है 20 ग्राम, तो मैं इसकी जगह क्या करूँ 20 ग्राम लिख दूँ, यहाँ मैं 20 ग्राम लिख देती हूँ। अब MB मेरा टास्क है निकालना। MB में कैसे निकालूंगी, जब मुझे इस ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है जी, C12H सॉरी ये शुगर का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला इज C6H12O6। तो इस फॉर्मूले से मैं मोलर मास निकाल लूँगी। मोलर मास भी मैं यहाँ फाइंड आउट करूँ, इसको रब कर देती हूँ। अब यहीं फाइंड आउट करूँगी ब्रैकेट में मोलर मास। कार्बन का मास कितना होता है 12, कितने कार्बन है 6, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 12, तो 1 मल्टीप्लाई 12 मतलब कि 12 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 कितने ऑक्सीजन है 6, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गई जी हमारी पूरी मोलारिटी। हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके यहाँ पर आंसर लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करके आंसर कमेंट में मुझे बताना। चलिए जी नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर बढ़ते हैं। अब हाँ एक और चीज़ यहाँ पर रह गई। एक चीज़ ये थी, हमने क्या पढ़ा, मोलारिटी को हम मोलारिटी के ऊपर लेके आए थे। क्यों लेके आए थे, क्योंकि मोलारिटी का एक डिसएडवांटेज था, बट वो डिसएडवांटेज मोलारिटी के अंदर ख़त्म हो जाता है। मोलारिटी के अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कभी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये किसी भी टेम्परेचर पे हम इस कॉन्सेंट्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद 2-3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म और आपकी रह जाती हैं। एक तो है आपकी पार्ट्स पर मिलियन, 6 नंबर की है पार्ट्स पर मिलियन, और एक रह गई आपकी मोल फ्रैक्शन। पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब होता है, पार्ट्स पर मिलियन है नंबर ऑफ पार्ट्स, किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट हम देखना चाह रहे हैं वो सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जनरली तो सॉल्यूट ही होता है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स, जो टोटल पार्ट है सॉल्यूशन के, टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻6 से, क्योंकि ये पार्ट्स पर मिलियन है, तो मिलियन के अंदर इतने ज़ीरोज़ होते हैं, तो हमने ये फाइंड आउट कर दिया। तो ये हमारी एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ गई। जनरली हम इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म को कब यूज़ करते हैं, जब मेरे पास बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर माइन्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, बहुत ही कम, तब हम ये वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म को यूज़ करते हैं। क्योंकि हम इसमें क्या देख रहे हैं, 1 मिलियन पार्ट के अंदर हम अपना सॉल्यूट वाला पार्ट देख रहे हैं कि 1 मिलियन ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी अगर जब सॉल्यूट की प्रेजेंट होती है, सॉल्वेंट नहीं, माय मिस्टेक, सॉल्यूट की प्रेजेंट होती है, तब हम ये वाली टर्म को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपकी फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं काई के साथ।
काई, KII, इसको एक्स नहीं बोलेंगे, काई बोलेंगे। तो काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आपका एक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन के अंदर A + B दो तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं और दोनों कंपोनेंट का मेरे को फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। जैसे सपोज सिंपल हमने बचपन में पढ़ा था कि जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने एक पार्ट, 4 पार्ट है टोटल, शेड कर दिया एक पार्ट, तो बताओ शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या होगा। तो मैं क्या लिखती थी, ऊपर न्यूमरेटर में शेडेड पोर्शन कितना है 1, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पोर्शन कितने 1 2 3 4, तो 1/4 मेरा पार्ट हो गया शेडेड वाला। तो ऐसे ही मेरे को निकालना है जब एक बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर A और B दोनों के मोल्स प्रेजेंट है तो A के मोल्स का क्या फ्रैक्शन है और B के मोल्स का क्या फ्रैक्शन है। तो जब मैं A के मोल्स का फ्रैक्शन निकालूंगी तो मैं काई A यूज़ करूंगी। A के मोल्स का फ्रैक्शन, तो ऊपर A के मोल्स आएंगे, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे Na + Nb। ऐसे जब मैं B का मोल फ्रैक्शन निकालूंगी तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B आएंगे और नीचे दोनों के मोल्स आएंगे। इस तरह से मैं दोनों का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लूँगी और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला मैंने ऊपर सीखा ही है, ये रहा, गिवन मास बाय मोलर मास। अब एक और चीज़, जो काई ए और काई बी है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर ये शेडेड अनशेडेड पोर्शन वाला है तो ये शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन तो ये हो गया, अनशेडेड का निकालना है तो 1 2 3 अनशेडेड पार्ट है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट 4 है, तो मैं दोनों को ऐड करूँगी तो मेरे पास आएगा 1। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन भी क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है एक सोल्यूशन के अंदर उन सभी का एडिशन जो है मोल फ्रैक्शन का, सम जो है मोल फ्रैक्शन का, वो हमेशा 1 होता है। चलो जी, अब बात कर लेते हैं सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म की यूनिट्स की। नीचे से शुरू करते हैं। मोल फ्रैक्शन, ये तो एक फ्रैक्शन है, जब मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला तो ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है, ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल आउट हो गए, तो नो SI यूनिट, इट हैज़ नो SI यूनिट। पार्ट्स पर मिलियन की बात कर लेते हैं, ऊपर नंबर ऑफ पार्ट्स, नीचे नंबर ऑफ पार्ट्स, यहाँ पर भी नंबर है तो इसकी भी नो SI यूनिट। SI यूनिट कुछ नहीं होती, बस हम क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन है ना ये, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी PPM की यूनिट में। ऐसी कोई अलग से कोई यूनिट नहीं होती, ऊपर भी क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट है नीचे भी नंबर है, बस इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं PPM के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं मोलालिटी पे। मोलालिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर kg, क्योंकि ऊपर देखो नंबर ऑफ मोल है और नीचे मास है, तो मोल पर kg, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से भी। नेक्स्ट मोलारिटी आ जाते हैं, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है नीचे वॉल्यूम है, तो इसकी SI यूनिट होती है मोल पर लीटर, और जिसको हम कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आ जाते हैं, ये सारी तो परसेंटेज टर्म्स है तो इनकी कोई SI यूनिट नहीं है, बस हम जब हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो एंड में परसेंटेज लगा देंगे। सो दीज ऑल आर द कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो कि CBSE हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसमें से कोई ना कोई एक पूछी जाती है। यहाँ पर जो नई कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने पढ़ी है, जो हमने 11th में नहीं पढ़ी थी, दैट इज़ PPM, तो ज़्यादा चांसेस इससे होते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन आता है तो PPM से आता है या फिर मोस्टली मोल फ्रैक्शन से आता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, जिसमें हमने सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म और बचती हैं, दैट इज़ नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपसे कभी भी CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इन टर्म्स को भी आपको समझाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए रखेंगे। ये मैंने इसी इसमें बनाया हुआ है, बट अगर अभी मैं कराऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो।